नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम 5 जून 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस वेरिएंट के लिए एक नामकरण प्रणाली तैयार की है जो निम्नलिखित में से किस आधार पर है? पहला, उद्गम देश, दूसरा, ग्रीक अल्फाबेट, तीसरा, पौराणिक आंकड़े और चौथा, रोमन संख्याएं। दरअसल स्टूडेंट्स, अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर्स पर ध्यान दिया होगा तो उद्गम देश के आधार पर नामकरण करने की पद्धति का ही विरोध किया जा रहा था। जैसे भारत के अंदर में सेकेंड वेव में जिस म्यूटेंट ने सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित किया उसे भारतीय वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा था। इसका भारत के द्वारा भी विरोध किया गया। ब्रिटेन के अंदर में जो वेरिएंट मिला था तो वो ब्रिटेन वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा था, उसका भी विरोध किया जा रहा था। तो ऐसे में WHO ने एक नई प्रणाली को सुझाया। उन्होंने कहा कि हम वायरस के जो नए वेरिएंट्स हैं उनका नाम ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर रखेंगे। तो इस आधार पर बी इसका सही जवाब हो जाता है। संबंधित समाचार को देख लेते हैं। समाचार है, डेल्टा वेरिएंट लेड टू मोस्ट पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शंस इन दिल्ली। दरअसल भारत के अंदर में दूसरी लहर में जिस वेरिएंट को देखा गया दैट इज B16172, इसी को WHO ने डेल्टा नाम दिया है। अत्यधिक संक्रामक होने के कारण इसने भारत में बहुत अधिक लोगों को संक्रमित किया दूसरी वेव के अंदर में। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो भारत के अंदर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वायरस देखा गया था, कोरोना वायरस, उसको नाम दिया गया है कप्पा। तो आप लोग इन दोनों को ध्यान रखें। डेल्टा और कप्पा वेरिएंट जो हैं इनका संबंध भारत से है। सबसे पहले भारत में ही इनको देखा गया। टेक्निकल नाम इनके अगर आप देख लें तो B16171 कप्पा को कहेंगे और डेल्टा का ये सामने लिखा हुआ है। आप लोग इस बात पर भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि डेल्टा वेरिएंट के अंदर में एक और म्यूटेशन देखा गया है T478K के नाम से, जिसके ऊपर अभी शोध चल रहा है। और जो वर्तमान में आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि दिल्ली के अंदर में, भारत के अंदर में डेल्टा वेरिएंट के कारण ही सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए और मौतें हुई। इसको तैयार किया CSIR IGIB इस लैब ने। इसके अलावा NCDC दैट इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नाम की संस्था ने। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखें, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जो वेरिएंट मिला उसे अल्फा वेरिएंट नाम दिया गया। टेक्निकली B117 इसे कहा जाता है। अब जरा इन संस्थाओं के बारे में जानकारियां देख लेते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके संस्थापक रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर जी थे। अब CSIR की लैब्स हैं पूरे भारत के अंदर में अलग अलग क्षेत्रों के लिए डेडिकेटेड। इसी में IGIB लैब है जो कि जेनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के ऊपर में काम करती है और इसकी स्थापना हुई 1977 में। इसके अतिरिक्त NCDC भी आपको पता होनी चाहिए, जिसकी स्थापना 1909 में हुई। दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और भारत के अंदर में संक्रामक रोगों की जांच पड़ताल करने में, उनके बारे में जानकारियां एकत्र करने में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75I निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण, फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद, वियतनाम को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का निर्यात, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सही जवाब है डी, मतलब कोई नहीं। ए वाले अगर ऑप्शन की मैं बात करूं आप लोगों से, तो भारत अभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के संदर्भ में एक हद तक रूस पर निर्भर है और उससे प्राप्त पनडुब्बियों से हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन
भारतीय नौसेना ने इस बारे में अपने इरादे स्पष्ट किए हैं कि वो आगे चल करके प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसकी चर्चा अभी कुछ हो रही है, उसके तहत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएंगे। अब रही बात प्रोजेक्ट 75 आई की। दरअसल प्रोजेक्ट 75 आई जो परंपरागत पनडुब्बियां होती हैं उनके निर्माण से संबंधित है। आइए देखते हैं संबंधित समाचार को। डीएसी, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसने इस बात की अनुमति दे दी है कि प्रोजेक्ट 75 आई के तहत भारत लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से परंपरागत पनडुब्बियों के बेड़े को मजबूत करेगा, ताकि हिंद महासागर के अंदर में भारतीय नौसेना की शक्ति को मजबूत किया जा सके और जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उनका सामना भी किया जा सके। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समुद्री स्थलाकृतिक विशेषताओं के माप और विवरण का विज्ञान है जो समुद्री नेविगेशन और अन्य समुद्र आधारित गतिविधियों को प्रभावित करता है। दूसरा है, भारत के पास यह तकनीक नहीं है और यह हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए अमेरिका पर निर्भर है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला कथन है वो तो सही है और इससे आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की परिभाषा भी मालूम चल गई होगी कि समुद्र के अंदर में जो अलग अलग स्थलाकृतियां होती हैं उनकी जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाले अगर हम कथन की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि भारत ने काफी पहले इस संदर्भ में तकनीक विकसित कर ली थी। इस तरह से इसका जवाब हो जाता है केवल एक। आइए संबंधित समाचार को देख लेते हैं। समाचार है आईएनएस संध्याक डीकमीशन्ड। दरअसल ये भारत का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप रहा है जिसे 1981 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। लगभग 200 से अधिक सर्वे संपन्न किए। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी थे मिस्टर फ्रेजर। उनका यह विचार था कि हमारे पास अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप होना चाहिए। इसी के आधार पर नौसेना मुख्यालय ने इसका डिजाइन तैयार किया। इसके बाद में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने इसका निर्माण किया। उस समय जगह का नाम कलकत्ता हुआ करता था और अभी इसको हम लोग कोलकाता बुलाते हैं। अब अगर हम बात करें आईएनएस संध्याक के कुछ प्रमुख कार्यों की, तो ऑपरेशन पवन, जिसे श्रीलंका के अंदर में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने परफॉर्म किया था लिट्टे के संबंध में, वहां पर इसने भारतीय नौसेना की मदद की। इसके अलावा ऑपरेशन रेनबो, जो 2004 में भयानक सुनामी के बाद राहत अभियान चलाया गया था, उसमें भी यह जहाज शामिल रहा। इसके अलावा 2019 में जब भारत और अमेरिका ने पहली बार तीनों सेनाओं को मिलाकर के अभ्यास करने का निर्णय लिया टाइगर ट्रंप के नाम से, तो इसमें भी यह जहाज शामिल रहा। आप लोग ध्यान रखें कि टाइगर ट्रंप जो है तीनों सेनाओं को मिलाकर के की गई एक्सरसाइज एक प्रकार की मानवीय सहायता और आपदा राहत एक्सरसाइज थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, कैंसर इम्यूनोथेरेपी एक नया दृष्टिकोण है जो कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रयोग करता है। दूसरा, भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज 1998 में की गई थी। तीसरा, इस एंटीजन को ट्रेडमार्क ASPAG-NII प्राप्त हुआ है और इसका उपयोग सर्वाइकल, डिंब ग्रंथि के कैंसर और स्तन कैंसर के इलाज में डेंड्रिटिक सेल आधारित इम्यूनोथेरेपी में किया जा रहा है। दरअसल स्टूडेंट्स, इसमें तीनों ही कथन हमारे सही हैं, अर्थात डी इज द राइट आंसर। संबंधित समाचार की जरा बात करते हैं। इस समाचार को PIB से लिया गया है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान, इन्होंने मिलकर भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क को प्राप्त किया है। आप लोग इस बात को देखें कि भारत में हर साल कैंसर से
लगभग 8.51 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। WHO के अनुसार 10 में से एक भारतीयों को उसके अपने जीवन काल में कैंसर विकसित होगा और 15 में से एक की मृत्यु होगी। मतलब कि ये एक भयानक बीमारी के रूप में हमारे सामने अभी भविष्य में भी दिखेगा। तो अब यहाँ पर हमने इस बीमारी से निपटने के जो प्रयास किए, इन्हीं संदर्भों में 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी ने SpAg9 एंटीजन की खोज की थी और ये इम्यूनोथेरेपी को विकसित करता है, उस सिद्धांत पर आगे बढ़ता है। क्या है इम्यूनोथेरेपी? कैंसर के इलाज में ये एक नई टेक्नोलॉजी है एक प्रकार से, और इसके अंदर में शरीर की आंतरिक क्षमता का ही उपयोग किया जाता है और अगर आंतरिक क्षमता कम पड़े तो उसको मजबूत करने के लिए उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत जो टी कोशिकाएं होती हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक प्रकार से मुख्य बॉडीगार्ड होती हैं, और जब ये मजबूत होती हैं तब ये कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उनको चुन चुन के समाप्त कर देती हैं और इस तरीके से एक व्यक्ति को कैंसर से बचाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इस इम्यूनोथेरेपी का जो असर है व्यक्ति के ऊपर में एक लंबे समय तक विद्यमान रहता है, अर्थात उसमें फिर से कैंसर कोशिकाओं का जनन होगा इसकी संभावना कम ही रहती है। अगला समाचार है हमारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड से। आज का प्रश्न 2018 से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय जल में हैं। ओके। दूसरा है दुनिया की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्षेत्र में स्थित हैं। तीसरा है प्रवाल भित्तियों में उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में जीवों के समूह मौजूद होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स डी। इसका मतलब तीनों ही यहाँ पर सही हैं। संबंधित कुछ अन्य बिंदु भी देखते हैं। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण लगभग की बात हो रही है, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते हैं, इनका विस्तार पाया जाता है। कुछ अन्य बातें भी आप लोग यहाँ पर देखिए। दरअसल प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? चूना। मतलब प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। अब ध्यान रखना, इन प्रवालों के साथ में एक शैवाल दिखता है, जूजेंथिली, बहुत चर्चा में रहता है। दरअसल पर्यावरण के अंदर में होने वाले परिवर्तन के प्रति जूजेंथिली शैवाल जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाती है, समुद्री जल उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लीयता उसकी बढ़ जाती है, तो जूजेंथिली अपना रंग खोने लगते हैं और इससे यह मालूम चल जाता है कि उस क्षेत्र का पानी अब जलीय जीवों के लिए अच्छा नहीं है। प्रवाल भित्तियां इस प्रकार से कई अनेकानेक जीवों के लिए आश्रय स्थान बन जाती हैं और इन्हीं सब वजहों से इन्हें सागरीय जैव विविधता का हॉटस्पॉट तक कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका सबसे अधिक विस्तार हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में है। भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द जो विस्तार है मैंने अभी आपको बता दिया। और अगर कोरल्स की बात हो तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ की बिल्कुल बात होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। हालांकि वैश्विक जलवायु के अंदर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी वजहों से ग्रेट बैरियर रीफ का जीवन खतरे में पड़ गया है और उससे संबंधित अन्य जलीय जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में है। भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि प्रवालों से निर्मित हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे की, और फैक्ट ऑफ द डे है 17 केसेस ऑफ यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय सीरिया, OPCW की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। दरअसल स्टूडेंट्स, लंबे समय से यह बात कही जा रही है कि सीरिया के अंदर में जो गृह युद्ध चल रहा है वहां पर नागरिकों के खिलाफ में केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। OPCW इस संस्था की स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका हेग, नीदरलैंड्स के अंदर में स्थित है। अगर हम इस संस्था को देखें
तो इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन प्राप्त है। हालांकि ये उससे एक स्वतंत्र संस्था है, बट सहयोग करती है यूएन के साथ में। इसके अलावा ओपीसीडब्ल्यू रासायनिक हथियार कन्वेंशन के प्रावधानों को क्रियान्वित करती है। हम भारत की बात करें तो हमने 1993 में इस संधि पर साइन किए थे और CWC को लागू करने के लिए संसद में अधिनियम पास हुआ सन 2000 में। इसी अधिनियम के आधार पर एक संस्था बनी, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, दैट इज NACWC, और इस संस्था ने 2005 से मुख्य रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ाया और यह संस्था भारत सरकार और OPCW के बीच मुख्य संपर्क के रूप में कार्य करती है। यह संस्था भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय से संबंधित है। OPCW शांति के क्षेत्र में जो काम करता है, रासायनिक हथियारों के प्रयोग को हतोत्साहित करके, उन्हीं सब के लिए इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संस्था के प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य कार्यों में से है अंतरराष्ट्रीय सत्यापन के तहत सभी मौजूदा रासायनिक हथियारों को नष्ट करना, रासायनिक हथियारों को फिर से उभरने से रोकने के लिए रासायनिक उद्योग की निगरानी करना। इसके अलावा रासायनिक हथियारों के खतरों से सदस्य देशों की सुरक्षा और उन्हें सहायता प्रदान करना। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए, वन लाइनर नोट्स आराम से बनाते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।